साथियों, सभी को नमस्कार। आज 6 नवंबर 2022 दिन रविवार का है और सुबह के 6:45 बजे हैं। आपको मालूम है कि इन दिनों में दिल्ली में बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाता है और पूरी दिल्ली की हवा, आबो हवा इतनी ख़राब हो जाती है। वैसे तो पूरे उत्तर भारत की होती है कि उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि इन दिनों में पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में धान की फसल ख़त्म होने के बाद खेतों में जो बची हुई पराली है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो पूरे खेतों पर आग लगा दी जाती है और फिर वो हवा पूरा पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली और कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए पूरी दिल्ली की हवा इतनी जहरीली, इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसमें सांस नहीं ले सकता। बड़े बुज़ुर्गों को बहुत दिक्कतें होती है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को भी लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, तो रहने लायक होती नहीं है और पूरा गैस चैम्बर बन जाता है। अब आप सुबह सुबह देख रहे हैं कि चारों तरफ एक धुंध सी छाई हुई है, इसलिए 5वीं तक के बच्चों की तो छुट्टी कर दी गई है 2-3 दिन के लिए। अगर एक बार हवा तेज़ चल जाए तो फिर ये मौसम साफ़ हो जाएगा और उधर वो पराली जलाने का भी समय एक 10-15 दिन का होता है, उसके बाद उनकी पराली ख़त्म हो जाती है, तो फिर मौसम अपने हिसाब से रहता है। वैसे भी दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में पोल्यूशन अधिकतर ज़्यादा समय तक खतरनाक स्तर पर ही होता है, नॉर्मल नहीं होता है। हाँ, इस साल ज़रूर नॉर्मल रहा है। लेकिन चलिए, मैं आज के विशेष दिन के लिए बता रहा हूँ कि आज फिर मैंने एक एडवेंचर टूर के लिए स्टार्ट किया है। आज की छुट्टी है, 8 तारीख को गंगा स्नान या गुरु नानक बर्थडे है जिसकी छुट्टी होती है, और अगर कल साथ की एक सीएल ले ली जाएगी तो 3 दिन के लिए कोई भी एक अच्छा टूर हो जाएगा जो आपको रिफ़्रेश कर पाता है। मेरे लिए मेरा टूर इसलिए विशेष होता है कि मैं अकेला ही किसी भी सफ़र पे चल पड़ता हूँ और अपनी इस छोटी सी ऑल्टो के साथ। कि अकेले आदमी, जैसे अगर अभी मैं कोई साथ होता तो कैमरे के सामने खड़ा होकर ये शुरुआत करता, लेकिन इंट्रोडक्शन अब मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। और इस स्थान की रिकॉर्डिंग इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मुकरबा चौक कहलाता है। अगर आप कहीं भी आए, दिल्ली में आए, तो एक बहुत मेन पॉइंट होता है और इसका रीज़न ये भी है कि ये जो रोड गया है जो आपके सामने दिख रहा है, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। लाहौर से स्टार्ट होकर, पाकिस्तान में लाहौर, भारत में अमृतसर से स्टार्ट होकर बांग्लादेश में ढाका के पास सोनार गांव तक ये जाता है। अगर अब हम कहें इंडिया में तो अमृतसर से कोलकाता तक इसको हम बोलते हैं, और उसके बाद यही रोड आगे कनेक्ट होके जालंधर से श्रीनगर तक के लिए इसको रोड नंबर 44 बोलते हैं, और ये साउथ में कन्याकुमारी तक जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा रोड इसको हम कहते हैं। बड़ी ऐतिहासिक जगह है टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए। कि मैं बताऊं, अगर इस रोड पे आप देखेंगे तो सामने पानीपत है, करनाल है, उसके बाद अंबाला आएगा 200 किलोमीटर के बाद। लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे तो फिर ये हमारा अमृतसर के लिए रोड जाता अंबाला से, जो कि लुधियाना होते हुए जालंधर, और वहाँ से सीधा जाएंगे तो अमृतसर। लेकिन अगर हम अंबाला से थोड़ा सीधा जाए, लेफ़्ट ना मुड़े और सीधा जाए राइट में होके, तो रोड चंडीगढ़, पंचकुला और कालका जी होते हुए शिमला की तरफ जाएगा, और लेफ़्ट हम जाते हैं तो लुधियाना, जालंधर, अमृतसर होते हुए आगे लाहौर भी बॉर्डर पार करते हुए जा सकता है। आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब, ये पूरा पंजाब प्रांत है जो आधा पाकिस्तान में गया, आधा भारत में, और उसकी भी बोली भाषा पंजाबी ही है। और उनके समय में राजधानी लाहौर हुआ करती थी। अमृतसर इतना इम्पोर्टेंट शहर नहीं था, लाहौर बड़ा शहर था, ज़्यादा ऐतिहासिक शहर रहा। लेकिन जब जालंधर से हम राइट में जाएंगे तो पूरा रास्ता आपका जम्मू जाएगा, कठुआ होते हुए, जम्मू से उधमपुर, और वहाँ से फिर श्रीनगर के लिए आएगा। तो जहाँ तक ये रोड नंबर 1 और 44 कॉमन है तो इसको रोड नंबर 44 बोलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि
उधर से जालंधर से दिल्ली वगैरह तक है। और फिर इधर ये कोलकाता की तरफ, ईस्ट में कोलकाता की तरफ जाएगा। पुराना जीटी रोड है, शाहदरा से होता हुआ आगे कहाँ तक कॉमन है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि रोड नंबर 1 फिर आपका कोलकाता की तरफ जाएगा और कहीं से रोड नंबर 44 हमारा साउथ में मुड़ जाता है और वो कन्याकुमारी तक जाएगा। तो चलिए अब 6:45 बजे 0 मीटर के साथ अकेले मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। डेस्टिनेशन जो मैंने चूज़ किया है, अगर जा पाऊँगा आज 500 किलोमीटर के करीब चलाऊँ गाड़ी, तो नेपाल बॉर्डर पर दुधवा नेशनल पार्क है हमारे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ का चूज़ किया है। इधर से ये रोड अब जाएगा गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद की तरफ से मैं हापुड़ होते हुए गढ़गंगा, मुरादाबाद, ये हमारा मेन रहेगा। उसके बाद उधर आगे रामपुर होते हुए बरेली की तरफ, जो कि लगभग 270 किलोमीटर है बरेली। और फिर उसके आगे कुछ नया एरिया जो मैंने नहीं देखा, मैं भी बहराइच होते हुए पीलीभीत होते हुए लखीमपुर खीरी जाऊंगा, जो कि तराई का क्षेत्र कहलाता है और काफ़ी सिख आबादी वहाँ पर रहती है और अच्छी पैदावार के लिए भी फेमस है। तो देखते हैं कि आज नेपाल बॉर्डर शुरू कर लेते हैं और जितना जल्दी दिल्ली को छोड़ देंगे भीड़ से बचेंगे। वैसे संडे का दिन है, सुबह सुबह इतनी भीड़ होगी नहीं, फिर भी जितना जल्दी दिल्ली से बाहर जाएंगे उतना ठीक रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपको आगे की यात्रा का वर्णन दिखाएंगे। थैंक यू साथियों। अब मैं दिल्ली मुकरबा चौक से रिकॉर्डिंग जो की थी वहाँ से चलकर हापुड़ आ गए हैं। लगभग 1.25 घंटा मुझे हो गया है और 60 किलोमीटर हम चल चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये रोड जो है दिल्ली हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर होते हुए मुरादाबाद तक जाता है, बीच में अमरोहा भी आता है। और इसके साथ ही यही बहुत जगह, बहुत से टूरिस्ट प्लेस की जगह है, जैसे यहाँ से रुद्रपुर भी आएगा, नैनीताल के लिए यही रास्ता जाता है, जिम कॉर्बेट पार्क के लिए यही रास्ता जाता है, हल्द्वानी, काठगोदाम। नैनीताल को आप एक डेस्टिनेशन मान सकते हैं और उसी का एक पार्ट है काठगोदाम, और उससे आगे चल के हल्द्वानी। काठगोदाम आखिरी रेलवे स्टेशन है इधर का। अगर नैनीताल वगैरह कहीं कोई दूर से कोलकाता, बॉम्बे वगैरह से ट्रेन से आते हैं तो काठगोदाम रुकती है, वहाँ से ही फिर हल्द्वानी एक तरह से स्टार्ट हो जाता है और हल्द्वानी से 15-20 किलोमीटर दूर ही नैनीताल है। तो ये वो रूट है, यहाँ से आप बरेली जाते हैं और फिलहाल काफ़ी अच्छा हाईवे हो गया है, बाईपास से ही हापुड़ को बाहर पार कर लिया गया है। और शायद मुरादाबाद तक आपको इसी रूट से पता भी ना लगे कि कब गढ़मुक्तेश्वर आ गया, कब अमरोहा आ गया। अभी तो एक्सप्रेस वे की तरह से है, ज़मीन से ऊपर ही है और रास्ते में कोई ढाबे होटल भी साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है आजकल देश में और अच्छी बात है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जितनी तेज़ी से गाड़ी का पहिया घूमेगा उतने ही तेज़ी से ही देश का विकास होगा। गाड़ी का पहिए का मतलब सुरक्षित होकर हाईवेज हमारे सुरक्षित हो और 80-100 की स्पीड पर हमारे मालवाहक ट्रक वगैरह, बसें या कोई भी वाहन कम से कम 80 की स्पीड पर सुरक्षित चल पाए, तो तभी संभव होगा जब हमारे पास ऐसे बड़े रोड होंगे, तो उतने ही तेज़ी से देश का विकास होगा। अभी ब्रिज घाट यहाँ से जो कि गढ़मुक्तेश्वर है लगभग 40 किलोमीटर है और सबसे बड़ा ओकेजन ब्रिज घाट पर जो होता है, मैं आपको बता दूं, गढ़मुक्तेश्वर पर गंगा जी यहाँ से नियरेस्ट प्लेस है। तो लोग हरिद्वार नहीं जाते हैं, फिर वो गढ़मुक्तेश्वर जाते हैं, या दिल्ली हरियाणा से जो लोग आते हैं। और गंगा स्नान सबसे बड़ा अवसर होता है कि लाखों की भीड़, अभी जितने भी लोग आ रहे हैं दूर दूर से बसों में, गाड़ियों में, पूरी मंडली महिलाओं की
गांव के गांव, ग्रुप के ग्रुप आएंगे और परसों गंगा स्नान के लिए, इसलिए कल तक ही लोग आ जाएंगे या ठहरेंगे धर्मशाला में, और आधे से लोग परसों ही आएंगे, सुबह आएंगे, गंगा स्नान करेंगे। बहुत पवित्र दिन होता है, गुरु नानक जी का बर्थडे होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है। दिवाली के 15 दिन बाद ही आता है, क्योंकि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मित्रा न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन जलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन जलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुत्ती, ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन जलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन जलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। साथियों, जैसा मैंने बताया था आपको कि ये ब्रज घाट आ गया, यानी कि गंगा जी का किनारा, जो कि हरिद्वार से चलकर, अगर लोग हरिद्वार जाते हैं जो दिल्ली से 200 किलोमीटर है, तो वहाँ तो हर की पैड़ी है ही है, और हरिद्वार ही वो जगह है, पवित्र जगह, जहाँ पर गंगा जी मैदान में उतरती है पहाड़ों से। हालांकि ऋषिकेश में उतर जाती है जो उससे 20 किलोमीटर आगे है, लेकिन उसके बाद अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एक नज़दीक का किनारा तो ये गढ़मुक्तेश्वर ये जगह है। गढ़मुक्तेश्वर स्थान का नाम है, पीछे जगह है, कस्बा है, और उसके पास से ये गंगा जी गुजरती है, जिसको ब्रज घाट कहते हैं। मैंने बताया था कि हाँ, यहाँ रेलवे की लाइन है जो मुरादाबाद और आगे कलकत्ता तक की यहाँ से ट्रेनें जाती हैं। ये पवित्र गंगा जी है, जिसको देखकर हमेशा हम गदगद हो जाते हैं। और ये दिल्ली से आता हुआ शहर, सड़क, और परसों जो हमने बताया गंगा स्नान, कार्तिक मास की पूर्णिमा का स्नान, और इधर ये घंटा घर भी है। जैसा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर घंटा घर है, आज चूँकि काफ़ी धुंध टाइप है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा कि क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रहा, और मैं रोड के दूसरी तरफ जा नहीं सकता, तो जो स्नान की जगह है वो इस तरफ से है। मेरे दूसरी तरफ है, वहाँ पर पूरा बहुत बड़ा घाट है, पैड़ियाँ, बहुत कुछ रहेगा। जैसे मैंने बताया कि 2 घंटे पहले चलकर हम अब ब्रज घाट आ गए हैं। लगभग 110 किलोमीटर चल रही है, और काफ़ी दिनों बाद जब आप घूमते हैं अपने देश में, शहर में, तो आपको लगता है कि कितना विकास हो गया। तो बड़ी खुशी हुई कि ये रोड जो देखकर कि कनेक्टिविटी ऐसी होगी कि जहाँ पहले 4 घंटे लगते थे, अब लगभग 2-2.25 घंटे में हम 110 किलोमीटर कर सकते हैं। और ये गढ़मुक्तेश्वर या ब्रज घाट आ गया है, जहाँ गंगा जी का पवित्र किनारा है, बहुत अच्छी जगह है, शानदार। और परसों तो वैसे भी गंगा स्नान गुरु नानक जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर लाखों लोग जो या तो हरिद्वार जाते हैं या फिर यहाँ ब्रज घाट पर आकर स्नान करते हैं। तो उस पवित्र दिन के आसपास हम यहाँ पहुँचे हैं ब्रज घाट पर, और सामने से जब आप कहीं खुल्लों में भी दूर एक नज़ारा देखते होंगे जब कोई ट्रेन का, तो वो वहाँ खड़े होकर आपको बार बार मिलता। तो जैसे मैंने बताया था कि जब कोई वाहन इस रोड से गुजरते हैं तो कई बार कंपन सा इन्वाइटेशन, साथ में इधर जो हर की पैड़ी, जैसे हरिद्वार में 1 घंटा का होता है, ये सारे घाट इधर रेलवे तरफ से आगे कांटे ले जा रहे हैं, और मेरे बाई तरफ 5 की तरफ से बढ़ जाते हैं। तो चलिए, लगभग 2-2.5 घंटे में हमने 100-125 किलोमीटर कवर करके, और जो मेरा डेस्टिनेशन है, तो मेरा डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है, बल्कि रास्ता ही मेरी मंजिल है। रास्ते की खूबसूरती, अपने देश के हिस्सों को देखना, और शाम तक जहाँ तक भी पहुँच जाए वही हमारी मंजिल होगी। और हर चीज़ को एंजॉय करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और
भाई साहब जी का शुक्रिया अदा कि उन्होंने अपना टाइम दिया और मेरी रिकॉर्डिंग कर पाई है। अकेले होने का यही नुकसान होता है कि आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ आप चीज़ों को दिखाते हुए खुद ही कमेंट्री करते हुए लोगों को बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, एक बार फिर नमस्कार। इस समय मैं जहाँ पर हूँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये राम गंगा नदी है, जो कि मुरादाबाद पार करके जो बाईपास रोड है, आजकल तो जो एक्सप्रेस रोड है, वहाँ से रामपुर की तरफ, मुरादाबाद से रामपुर लगभग 40 किलोमीटर है। और ये उसके बीच में रामपुर से पहले रामगंगा नदी पड़ती है। अब तक का आपका यहाँ का हाल बताऊं कि मैं लगभग 180 किलोमीटर घर से चलकर आ चुका हूँ और बड़े ही आराम से गाड़ी चलते हुए। ये खुशी की बात है कि यहाँ तक कम से कम हाईवे बहुत अच्छा हो गया। आप आराम से 80 या 100 की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और जो मेरा डेस्टिनेशन था, जो मैंने बताया कि मेरी मंजिल कुछ नहीं है बल्कि रास्ते ही मंजिल है। एक नई सड़क, नया शहर और नए कस्बे को देखते हुए मैं शाम तक कोशिश करूँगा कि नेपाल में कहीं एंटर कर जाऊँ। वैसे उम्मीद है कि मुझे, अभी मैं यहाँ से बरेली जाऊँगा जो लगभग 110 किलोमीटर है। बरेली से मैं पीलीभीत जाऊँगा और उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क की तरफ जाएंगे। या आगे जाके रास्ता और क्लियर होगा कि देखते हैं कि नेपाल कहाँ पर पड़ता है, नेपाल बॉर्डर कितनी दूर है। बाकी तराई का इलाका ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया था। रामपुर तक हम आए हुए हैं। वैसे हम जैसे लोगों के लिए गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर एक आखिरी पॉइंट होता है जो अपना सा एरिया नोन होता है। लेकिन जब आप नैनीताल वगैरह आते हैं तो आप इस रूट पर रामपुर तक आते हैं, फिर रुद्रपुर की तरफ से होते हुए हल्द्वानी नैनीताल जाते हैं, तो वहाँ तक आप आए हैं। लेकिन बरेली का फिर नया रूट रहेगा। और बरेली भी मैं एक बार आया था बहुत पहले, 25-30 साल पहले। उसके बाद बिल्कुल एक नए एरिया में हम एंटर हो जाएंगे, तब हम देखेंगे। तो चलिए, गाड़ी को भी थोड़ा आराम हुआ, हमें भी थोड़ा सा आराम हुआ। बीच बीच में रुकना भी चाहिए, खड़े भी होना चाहिए। तो काम साथियों, अब हम जिस रोड से जा रहे हैं वो रामपुर से बरेली रोड है। मुरादाबाद से 40 किलोमीटर रामपुर है। रामपुर से 5 किलोमीटर पहले ही ये बरेली के लिए अलग कट जाता है सीधा, और रामपुर, नैनीताल, रुद्रपुर वगैरह के लिए लेफ्ट में मुड़ जाते हैं। तो ये वो रोड है जो बरेली जाता है। उस रास्ते से बरेली 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा लगता है कि अब ये तराई का क्षेत्र आ गया है, ऐसा एहसास होता है। वो क्षण, वो लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। और भीड़ और जो थोड़ा कंजेशन है वो भी इस साइड में कम है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। ये पीलीभीत, बहराइच, बरेली, सीतापुर, ये सब तराई के क्षेत्र कहलाते हैं और ये सब नेपाल बॉर्डर की तरफ एरिया जाता है। तो हम भी देखते हैं कि आज हम कहाँ तक नेपाल बॉर्डर में कितना नज़दीक तक चले जाएंगे। कोशिश करेंगे या तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, या वहाँ से लखीमपुर खीरी कितना है, रात कहाँ रुकेंगे ये अभी कहीं तय नहीं है। अंधेरा होने से पहले
अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। 6 बजे से पहले हम देख लें कि एक ठीक से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और फिर आगे के एरिया का एनालिसिस करें, कौन सा शहर कितनी दूर है, कल कहाँ जा सकते हैं, आज अभी क्या देख सकते हैं। अभी जो 2 चीज़ें नज़र आई कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। तो देखते हैं, उस एरिया से होते हुए चले जाएंगे। बाकी तो हमारा मकसद है कि हम कोई शहर देख लेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए अपनी यादों में रहेगा कि बरेली ऐसा था, बरेली का रोड ये है, मैं पीलीभीत गया हूँ, पीलीभीत ऐसा है, लखीमपुर खीरी या वहाँ से नेपाल बॉर्डर। आज कोशिश होगी कि नेपाल बॉर्डर पार करके किसी जगह रुके, यदि पहुँच पाए तो। अभी हम लगभग बरेली से 40 किलोमीटर दूर है। थैंक यू। अब हम जा रहे हैं एक नया रोड, एक खुला सा एरिया आपको दिखाई देगा। बरेली हमने पार कर लिया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 530 से शाहजहाँपुर जा रहे हैं। इसी के आगे शायद राइट में पीलीभीत आएगा, रोड पर नहीं, रोड से हटकर रहेगा, लेकिन ये रोड शाहजहाँपुर जाता है जो कि बरेली से 90 किलोमीटर दूर है। और यही रोड लखनऊ भी जाता है। लखनऊ अभी यहाँ से 225 किलोमीटर के आसपास है। तो आज एक बिल्कुल नया एरिया देखते हुए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, खुले रोड है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो। शाहजहाँपुर तो अब मेरे लिए बिल्कुल एक नई जगह है ये, जहाँ मैं पहले भी कभी नहीं गया। और आज सिर्फ पर्पज़ ये था कि फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हाँ भाई, बरेली से कौन सा बाईपास रोड लखनऊ की तरफ जाता है शाहजहाँपुर होते हुए। इसी के आसपास कहीं बहराइच भी है, मतलब ये तराई के क्षेत्र कहलाते हैं। पूर्वांचल अलग होगा आजमगढ़ गोरखपुर की तरह, लेकिन हाँ नेपाल की तरफ लगते हुए ये भी तराई का क्षेत्र है और गोरखपुर वगैरह भी नेपाल से लगते हुए क्षेत्र कहलाएंगे। लेकिन ये मुझे आइडिया है कि बहराइच और आपका ये टनकपुर वगैरह जो कि उत्तराखंड के पार्ट है, रुद्रपुर है, ये तो सारे तराई कहलाता है। ये यूपी का पार्ट है। इससे थोड़ी ही दूर इधर से टनकपुर है, या रामपुर से थोड़ा आगे चलते ही उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ रुद्रपुर आता है। इसलिए बरेली एक तरह से पहला बॉर्डर का शहर है यूपी और उत्तराखंड के बीच से। और अब ये बरेली से ही उत्तराखंड बजाते हुए आप ऊपर की तरफ जाओ नेपाल की तरफ, लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क, पूरनपुर एक जगह इसमें लिख के आया, फुटार। तो ये सब नई जगह हमारे लिए, नए नाम है। देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं
जैसे गुड और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। अगर शाम चली है और जो सीन हम फिल्मों में देखते थे कि शाम को पंछी अपने पेड़ों पर अपने आश्रय में आते हैं, किसान खेतों में काम करके वापस आते हैं, और इसी तरह से कुछ ये भेड़ बकरी चराने वाले लोग, एक नज़ारा जैसे फिल्मों में कोई सीन दिखता है आपके सामने इस तरह से। लोग शाम को लौट रहे हैं और मैं भी अब लखीमपुर खीरी पहुंचने वाला हूं। लगभग 10 घंटे मुझे हो गए ड्राइविंग करते हुए। 7 बजे शुरू हुए थे और 5 बज चुके हैं, बल्कि 10 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। काफ़ी लंबी 400-450 किलोमीटर की ड्राइविंग अकेले सिंगल हैंडेड पर्सन ने की है। थकान भी हो जाएगी, शाम हो जाएगी, भूख लगी होगी। आपको नज़ारा दिख ही रहा है कि शाम हो चुकी है, दिन भी छिप चुका है। और मैं लखीमपुर से 30 किलोमीटर हुआ अभी लगता है कि, बल्कि यहाँ तो 40 किलोमीटर माइलस्टोन दिखा रहा है। हालांकि इतना नहीं होना चाहिए, 30 हो सकता है। इसका मतलब अभी मुझे आधा घंटा लगेगा। फिर जाकर एक होटल ढूंढेंगे, रिलैक्स करेंगे, पानी गर्म होगा तो नहाएंगे, फिर भोजन की व्यवस्था देखेंगे कि अच्छा सा भरपेट भोजन मिले, और कल की प्लानिंग करेंगे। मैप चेक करेंगे, गूगल मैप में देखेंगे कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं कल। क्या दुधवा नेशनल पार्क जा सकते हैं, वो उल्टी साइड पड़ेगा। ये है कि वो अभी खुला नहीं है आम पब्लिक के लिए, लेकिन उस साइड पर जा सकते हैं। या कहीं नेपाल बॉर्डर अगर कहीं 50 किलोमीटर की रेंज में है तो क्या नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। और फिर वापसी का रूट अगर परसों करेंगे तो कौन सा नया रूट होगा, ये सब हम तय करेंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा एरिया जहाँ बॉर्डर की तरफ आ चुके हैं तो बहुत भीड़ नहीं होती है, रोड खुले हैं, खाली भी है, ज़्यादा कंजेशन नहीं है यहाँ पर, और बिल्कुल पहाड़ी के फुट हिल्स का जैसा लगता है, हरियाली ग्रीनरी ऐसा ये नज़र आता है। हालांकि अभी बहुत कहीं पहाड़ है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हरिद्वार के रास्ते पर नज़र आते हैं इसी तरह। और देखिए बंदर आ गए हैं रास्ते में, जगह जगह बंदर हैं। सामने अभी 2 बंदर हैं, ये खड़े हुए चैलेंज कर रहे हैं आपको। तो चलिए आज की यात्रा का समापन होगा, देखते हैं क्या अचीवमेंट रही है इसकी। एक मकसद था मेरा कि मैं ये यूपी और बिहार बिल्कुल भी नहीं देखा था, तो मैप में स्टडी किया तब समझ में आया कौन सा शहर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तब थोड़ा समझ में आया, वो भी इसलिए किया कि मुझे घूमने का शौक़ था और मैंने प्लान किया कि एक बार घूमता हूँ। तो घर पे मैप स्टडी किया तो समझ में आया कि बरेली किधर है, बहराइच किधर है, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, सीतापुर, हरदोई, ये सब अच्छे से देख पाए। और एक बार अब इनसे घूम जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा, थोड़ा मेरा एक शौक़ पूरा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज 7 नवंबर 2022 है और जो कल यात्रा मैंने शुरू की थी तो रात हम पहुंच गए थे लखीमपुर खीरी। जो मेरा टारगेट था कि दुधवा नेशनल पार्क में जाना है, थोड़ी देर भी हो गई और फिर वो थोड़ा दूर है। वैसे भी मुझे पता लगा कि शायद वो बंद है, लेकिन फिर भी आज हम जाएंगे। तो रात में लखीमपुर खीरी जो ये रोड हमारा है इसके पास ही होटल तारा में हम रुके। और आज सुबह एक बार फिर ज़रूर, बलिया रेंज है यहाँ से 75 किलोमीटर दूर, और वहाँ से एक तरह से दुधवा नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। उसका एंट्री गेट कहीं भी हो सकता है, मे बी 10 किलोमीटर आगे हो सकता है। और फिर देखते हैं, कोशिश करेंगे कि एक नेपाल आगे 40 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर है और वहाँ पर धनगढ़ी एक जगह है, तो
यहाँ से टोटल वो 100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर वहाँ जा पाते हैं वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो कोई जगह शहर है, अलाउड है जाना, उधर रास्ता है या नहीं है। लेकिन मैप में दिखता कि धनगढ़ी एक रास्ता है। तो अभी 7:30 बजे है, तो यात्रा शुरू करते हैं और एक बार नेपाल बॉर्डर को घूम कर आ रहे हैं। लेकिन जो कल हम आए थोड़ा सा मेरा रास्ता गलत हो गया, मुझे शाहजहाँपुर नहीं जाना चाहिए था। हालांकि मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, मेरे लिए हर शहर एक नया शहर है। तो अगर पीलीभीत होकर आते तो मैं कल रात ही पलिया पहुँच सकता था, लेकिन पीलीभीत की जगह शाहजहाँपुर आए और रास्ता दूसरा हो गया, तो फिर रात में हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। अदरवाइज़ मैं कल रात ही वहाँ पहुँच सकता था और आज सुबह दुधवा नेशनल पार्क के रेंज में भी मैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं यात्रा। इस बच्चे से मुलाकात हो गई जिसने रिकॉर्डिंग की है, होटल में ठहर लिए, जहाँ लिखा होता वही ठीक है। तो आज की शुभ यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार, कटाव करती है ये जी साथियों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह 7 तारीख को अभी मैं जहाँ हम निकले दुधवा के लिए, तो इसकी जो रेंज है पलिया रेंज है, वहाँ पर ही ठहरने की जगह। और उसके बाद 10 किलोमीटर का वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं दुधवा का रेंज, और उसके बाद से ही पार्क स्टार्ट होता है। तो देखते हैं वहाँ पर कैसा है, कुछ रुकने की जगह होगी पलिया में, कुछ रेस्टोरेंट होंगे, और वहाँ से कुल 10 किलोमीटर मेन गेट रह जाता है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। तो इस रास्ते में बहुत अच्छी जगह ये मुझे दिखाई दी। अब हम लगभग पलिया के आसपास पहुँचने वाले हैं, और इतना बड़ा चौड़ा पार्ट, ये नदी का घाट आपको एक बार मैं दिखाऊं। देखिए, ये तारदा नदी है जो भीरा और पलिया के बीच में है, और इधर पूर्णागिरि पर्वत से आती है, और इधर फिर जो नेपाल से आने वाली घाघरा नदी में आगे मिल जाती है। बहुत ही खुला पार्ट, बहुत चौड़ा पार्ट इसका ही दिखाई दे रहा है। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। फाइनली हमारा एक स्टूडेंट मिल गया जो कि दिल्ली शाहदरा से पढ़ा हुआ था, वही हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हम फाइनली अब दुधवा नेशनल पार्क आ गया हूँ मैं, जो मैंने कल अपनी यात्रा शुरू की। तो अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई वाकई में नेशनल पार्क की जगह है। ये नदी है, इधर से बहती आ रही है। नदी का नाम क्या है बेटा? नकौहा जी, नकौहा, नकौहा, नकोहा। ठीक है, नदी है और इसको पार करती है। वेलकम टू दुधवा का आप गेट देख पा रहे होंगे। अब लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल आप एक जंगल में आ गए हैं जहाँ जंगली जानवरों से भरा हुआ। और इस नदी के पार ही ये दुधवा स्टार्ट होता था। हालांकि इसके पीछे अभी रोड है जो अंदर जंगल में घूमने का रहेगा। गेट अभी खुले नहीं है, आप इसके सामने से जा सकते हैं। पीछे भी कुछ गाँव होंगे, वहाँ पर ये सवारियाँ जा रही होंगी जी। और शायद यही रोड आकर में नेपाल का जो धनगढ़ी है वहाँ तक ये जाता है। वारीफंटा तक, वारीफंटा हमारी जगह होगी हमारे यहाँ पे। दूसरी तरफ धनगढ़ी है, तो वहाँ तक ये जाता है जी। ये रोड ये भी नेपाल जी, नेपाल जा रहे हैं, नेपाल। सारे नेपाल भी जा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि मेन रोड रहेगा दुधवा नेशनल पार्क पार करते हुए। सवारियाँ भी जाती हैं, ट्रक भी जाते हैं, गाड़ियाँ, और आसपास के जो लोगों के गाँव हैं वो भी जाते हैं। इंडियन आर्मी है, और नेपाल का जो आखिरी गाँव रहेगा वो धनगढ़ी है, जहाँ तक हम जाएंगे। अंदर से जाने के लिए अंदर से रोड है। तो ये पार्क नेशनल पार्क 15 नवंबर से
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो बहुत मगरमच्छ होंगे। साथियों, एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ रिकॉर्ड करके। जहाँ ये लकड़ी है सांप के फन की तरह, उसके आगे देखिए आपको मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। ये मगरमच्छ है। तो कितनी खतरनाक ये नदी होगी कि कोई भी इसमें घुसेगा तो मगरमच्छ इसको अपना शिकार बना लेंगे। एक ये है और एक इसके ऊपर वो ज़मीन पर लेटा हुआ। मतलब आपको दूर से ही इतने मगरमच्छ के दर्शन हो गए। तो मगरमच्छ से भरी हुई नदी है बाकायदा ये। और वो चल रहा, आपको मुझे आंखों से दिखाई दे रहा, ग्राउंड में भी आ गया है वो। तो कोई भी जानवर हो या कोई भी गलती से पता ना हो, शायद मैं सही फोकस कर रहा हूँ। ये है, ये मगरमच्छ है जो अभी मूव करेगा। और दूसरा ये है पानी में, कमाल है। और उधर कुछ बच्चे भी घूम रहे हैं, पता नहीं उनको पता हो या ना हो, या हो सकता है उनको पता हो, यहाँ के खतरे से वाकिफ़ हो। दो बच्चे हैं सामने और बहुत थोड़ी दूरी पर 100 मीटर भी ये मगरमच्छ उनसे नहीं है। और इस तरह से इधर भी मगरमच्छ वहाँ पड़े हुए हैं। तो मगरमच्छ से भरी हुई नदी है ये। कहीं भी कोई भी इसमें उतरे तो बहुत खतरनाक रहेगा ये। साथियों, फाइनली हम दुधवा नेशनल पार्क में आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये इसका एंट्री गेट है। और यहाँ पर ही साइड में इसका रिसेप्शन भी है, जो कि अब 15 नवंबर से 15 जून में खुलेगा। लेकिन आसपास आप पूरा देख पा रहे होंगे कि पूरा जंगल का नज़ारा है। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वो भी लगता है कि हाँ भाई अब पूरा जंगल शुरू हो गया। तो लेकिन जो ये रोड जा रहा है हमारे पीछे, अभी भी यहाँ पर एक चंदन चौकी नाम की जगह है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और बीच में कई गांव हैं और काफ़ी बड़ा कस्बा। तो पूरे साल भर ये जंगल के रास्ते से लोग जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होगा, लेकिन कभी कभी इस पर जानवर आ जाए या मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए उन लोगों को थोड़ा ध्यान से चलना होता है और रात के समय में नहीं चलना होता। फिर भी ये जंगल के बीच से ही रास्ता है, लेकिन जो असली मेन जंगल है वो अभी बंद है। जहाँ पर सफारी होती है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ और बता कि जिधर से ये रोड आया है, ये उस मेन रोड से कट के दुधवा के रिसेप्शन के लिए मुड़ गया। जहाँ से मोटरसाइकिल आ रही है, एक दूसरी जा रही है, कि वो मेन रोड है, उससे कटकर ये साइड में पूरा दुधवा नेशनल पार्क का क्षेत्र है। और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से एंट्री होती है। अंदर ये रिसेप्शन है सामने। टिकट वगैरह, सफारी, एलिफेंट सफारी, जीप सफारी, सबका यहाँ से टिकट होता है, हम सब पहुँचते हैं। और लेकिन फिर भी जैसे लगता है कि ये भी सारा जंगल है। मुझे लगता नहीं कि इस जंगल में भी जाना कहीं खतरे से खाली होगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा, या हो सकता है यहाँ के ग्रामीण लोग जाते हों, या कोई प्रोटेक्शन भी यहाँ पर बैठे हो, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं हो, पूछने से पता चलेगा। लेकिन असली एरिया ये है कि गेट अभी बंद है। यहाँ से अब खुल के अगले हफ्ते से खुल जाएगा, तब पर्यटक आएंगे। लेकिन हम आ गए, हमने एरिया देख लिया और
आइडिया हो गया कि कभी आएंगे तो सीधा, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ देख लिया अब हमने। एक लुक लगती है कि ये जंगल के है। इधर ये चंदन चौकी है जहाँ से मोटरसाइकिल आई है, 15 किलोमीटर है, आखिरी गांव है। लेकिन उससे अगला आखिरी गांव हमारा ये रहेगा कि अभी मैं इस टी पॉइंट पर जाकर राइट में मुड़ेंगे, जो कि फिर नेपाल की तरफ ये गाँव जाएगा। ये रास्ता जाएगा, धनगढ़ी नेपाल का गांव है और गोरी फंटा हमारा आखिरी गांव है। तो मैं उस गांव तक होके आता हूं और कोशिश करेंगे कि अगर धनगढ़ी में अच्छा ठहरने का हो तो आज नेपाल में ही रुकेंगे और कल से अपनी वापसी की यात्रा शुरू करूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि इनसे आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहराऊं कि अगर हम दिल्ली से चलें तो दिल्ली से मुरादाबाद, हापुड़ मुरादाबाद होते हुए हम बरेली पहुंचते हैं। मुरादाबाद 160 किलोमीटर और बरेली लगभग 270-280 किलोमीटर है। वहाँ से अगर हम सीधा पीलीभीत आए तो वो ज़्यादा सही है, शाहजहाँपुर नहीं जाना चाहिए, पीलीभीत आए, पीलीभीत से पूर्णपुर आए, फिर टुकार आए और वहाँ से मैलानी होते हुए पलिया मेन, पलिया बीच है, यहाँ तक हमें आना पड़ेगा। और पलिया से कुल 10 किलोमीटर है। लोगों के ठहरने की भी जगह पलिया में ही होती है कि वहीं रात में रुकते हैं और वहीं से सुबह देखने आए, पूरा घूम कर वापस फिर पलिया में जाकर रुके। तो एक तरह से बेस कैंप इसका पलिया हो गया रुकने के लिए। तो साथियों, सबको नमस्कार। और फाइनली हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आ गए, नेशनल पार्क, क्योंकि कल मैंने यात्रा दिल्ली से शुरू की। तो यहाँ से हम दिल्ली से हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद, जो कि 160 किलोमीटर वहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ से आप बरेली आते हैं। बरेली लगभग दिल्ली से 270-80 किलोमीटर है और वहाँ से आपको शाहजहाँपुर आना होता है। उसके बाद पूर्णपुर होते हुए कार या एक जगह मैलानी होते हुए और आप बलिया पहुँचते हैं। आप ये मान सकते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क का जो बेस कैंप है, जहाँ ठहरने की जगह है, अच्छा स्टे है, होटल है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, तो वो हमारी पलिया रेंज में है। और वहाँ से कुल 10 किलोमीटर के बाद ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। तो आप अगले दिन सुबह उठिए और यहाँ पर, जो कि 15 नवंबर से 15 जून के बीच में खुलता है, अगर उस दौरान आते हैं तो आप इसके अंदर सफारी कर सकते हैं। लेकिन हमें चूँकि मालूम नहीं था और आज हम आए, एक हफ्ते बाद ये खुलेगा, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर हम एक आइडिया लगा चुके हैं कि हाँ भाई, क्या सा नेशनल पार्क होता है, किस तरह का जंगल होता है। और बाहर एक नदी थी, उस नदी पे हमने ये भी देख लिया कि भाई कितने मगरमच्छ उसमें भरे पड़े हैं। तो अंदर में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, चीतल है, टाइगर है, बंगाल टाइगर है, टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि 2 छुट्टी थी और हमें लगा कि हाँ भाई, हम कुछ देख लेना चाहिए अच्छा था। तो ये मन किया कि लखीमपुर खीरी चलते हैं और उसके डिस्ट्रिक्ट में ही दुधवा नेशनल पार्क है। तो आज आए और अभी जो मैंने बताया कि इधर से जो रास्ता है, बड़ी अच्छी बात है कि ये रोड भी अभी भी चंदन चौकी एक जगह है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। बीच में 1-2 छोटे गांव भी है, बल्कि चंदन चौक काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी लोग रहते हैं जो इस जंगल से ही गुजरते हैं। तो मुझे तो लगता है उनके लिए भी एक बाद में एक रिस्क टाइप रहता है कि रात में ना चले, थोड़ा ध्यानपूर्वक चले, और वो अलर्ट रहते होंगे, उनको थोड़ी सुविधा भी है। और इधर जब हम जाएंगे, मेरे लेफ्ट में जाएंगे, तो ये मेन रोड है जो दुधवा के बीच से गुजरता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा रोड है। इस पर बड़े व्हीकल भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं और लोग आगे गोरी फंटा हमारा आखिरी गांव या आखिरी कस्बा होगा, वो बॉर्डर है भारत नेपाल का, और नेपाल का धनगढ़ी पहला गांव है। तो आप बॉर्डर पार करके नेपाल भी जा सकते हैं, जो कि मैं अब करने जा रहा हूँ। अगर जगह पसंद आई, अच्छा लगे, तो आज रात का स्टे नेपाल में ही करेंगे, वरना वापस चलकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान भी करेंगे। थैंक यू। आप मान सकते हैं कि इस समय आप दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में चल रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जंगल के बीच से रोड है, दोनों तरफ जंगल है। कभी कभी यहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई जंगली जानवर आ जाए। और ये रोड हमारा आखिरी गांव नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 28-30 किलोमीटर दूर है। और गोरी फंटा इधर एक गांव है और धनगढ़ी फिर नेपाल का कस्बा है। तो ये बिल्कुल दुधवा के बीच से ही जाता है, हालांकि ट्रक वगैरह भी जाते हैं। सिंगल रोड है, छोटा रोड है। आपको
आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि जंगल क्या है। साथियों, ये अब हम नेपाल में घुस गए हैं। जब मैंने दुधवा पार किया तो दुधवा टाइगर रिजर्व के बाद में सारा रोड बिल्कुल, क्योंकि वो फॉरेस्ट रोड होता है और उसके रूल के हिसाब से 15 फीट से चौड़ी सड़क नहीं बन सकती, और वो 15 फीट भी अभी रिपेयर नहीं थी, जगह जगह गड्ढे थे। तो आखिरी 10-15 किलोमीटर गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे गड्ढों में से और बहुत धूल और बेकार से रास्ते से आई है, जबकि बड़े बड़े ट्रक भी उसी रास्ते से आ रहे हैं जो नेपाल में थे आएंगे। और जो बॉर्डर तक गोरीफंटा हमारी आखिरी चेक पोस्ट है, वहाँ तक जो हमारी बसेज भी आती हैं लखीमपुर खीरी से या कहीं और से, वो सब भी उसी सिंगल रोड से आती है। ये फॉरेस्ट का रूल है कि 15 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। जब हम पचमढ़ी गए थे सतपुड़ा की रेंज में, तो हमने सोचा यार इतनी अच्छी सड़कें हैं लेकिन ये चौड़ी क्यों नहीं बना रखी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 15 फीट का रूल है। तो इसलिए उधर का सड़क अच्छी नहीं थी और छोटी सड़क वो चलेगा, लेकिन अभी उसकी रिपेयर नहीं हुए, गड्ढे हैं। और ये धनगढ़ी में हम घुस गए, नेपाल। ये अच्छी जगह है, घुसते ही एकदम बड़ा शहर, जबकि नेपाल के कई शहर में मैं घुसा हूँ, इतना अच्छा शहर नहीं होता है, लेकिन ये अच्छी जगह लग रही है। डबल रोड है, तो इसका मतलब यहाँ पर रुका जा सकता है। अभी तो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में लखीमपुर खीरी वगैरह थी, वैसी ही ये सड़क है। इस जगह का नाम है धनगढ़ी, नेपाल। हालांकि भारत नेपाल का बहुत कुछ एक जैसा, वही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू नाम है, भाषा भी लगभग हिंदी सी है। हालांकि नेपाली भाषा में बहुत कुछ लिखा होता है। तो मैं पहले तो इसका एक राउंड लगा लेता हूँ, जो आप देख पा रहे हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ रुकेंगे, होटल कहाँ है, कमरे कैसे हैं, किराया कितना है। लेकिन ये जगह अच्छी है। देखिए, अभी सामने नेपाल का फ्लैग आएगा। दुनिया का एकमात्र फ्लैग है जो ट्रायंगल शेप में है, और सारे रेक्टेंगुलर हैं। ये लिखा हुआ धनगढ़ी, बहुत सुंदर सा। ये देखिए, हम एक फ़ोटो भी खींच लेंगे इसका। साथियों, नेपाल के शहर धनगढ़ी में मैं आ चुका था बहुत पहले, और अब शहर का एक टूर कर रहा हूँ। ये देख लेते कितना है। ये बताया कि काफ़ी लंबा, इस रोड के ऊपर ही 10 किलोमीटर दूर तक है ये शहर। काफ़ी चौड़ा रोड है, प्लेन एरिया है नेपाल का, तराई का। अच्छी साफ़ सुथरी बड़ी सड़कें हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं। तो आज मैंने यही ठहरने का फैसला किया कि एक रात नेपाल में भी गुजारी जाए, थोड़ा सा घूम के आके फिर आराम करेंगे। और सुबह अर्ली
दिल्ली के लिए चलेंगे कि पूरा दिन ड्राइविंग में लग जाएगा, तब हम जा पाएंगे। फिर भी जो मकसद था कि देखना है, घूमना है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। दुधवा भी बंद मिला है, दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन बाहर से देख लिया, रिसेप्शन एरिया देख लिया और नेपाल भी आ गए। चलिए जो हो जाए वही अच्छा है। अब लगभग शहर भी ख़त्म होने को आया। फ्लोरा होटल धनगढ़ी में मैंने रूम ले लिया। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा रूम है। इंडियन 100 रुपये, नेपाली 160 के बराबर है, इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। चलिए एक बार आपको फिर से मैं शहर धनगढ़ी का परिचय करा देता हूँ। 7 नवंबर 2022 दिन के 2 बजे हैं। मैंने होटल भी ले लिया, मैं पहुँच भी गया और मैंने बताया था कि आप इधर से आएंगे तो काफ़ी बड़ा प्लेन एरिया में शहर है। और जो इनका हाईवे, नेशनल हाईवे बहुत अच्छा है, यानी कि 3 लेन बसों के चलने के लिए भी और सर्विस लेन भी गाड़ियों के खड़े करने के लिए। मेरे राइट से इधर से ये रोड आता है, ये इंडिया की तरफ से आया है। एक नदी पार करते ही बॉर्डर आ जाएगा और फिर इंडिया स्टार्ट है। तो अभी मैं उसके 2 किलोमीटर अंदर एरिया में हूँ, लेकिन ये रोड और ये शहर इसी रोड पर 10 किलोमीटर तक है। उसके बाद कुछ खाली जगह आएगी, फिर कोई नया शहर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि धनगढ़ी इस रोड पर काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर शहर है, काफ़ी बड़ा है। और इसके दाएँ बाएँ तरफ होटल, दुकानें, मार्केट, मॉल वगैरह हैं। तो आज हमने सोचा एक दिन नेपाल में गुजारा जाए और मैंने ये होटल बुक किया है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये सामने फ्लोरा होटल है, ये इसमें आज हम भी रहेंगे। एसी रूम 4 साढ़े 4 हज़ार नेपाली रुपए का है और एक नेपाली इंडियन 100 रुपये के बदले 160 रुपये नेपाली का मिलता है। तो हमने भी एक अच्छा सा होटल कमरा ले लिया इस होटल में और आज आराम करेंगे। ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है। जो पर्पज़ था हो गया कि इंडिया का दुधवा आना था, नेपाल बॉर्डर देखना था और नेपाल के एक शहर में रह के ये कि भाई नेपाल में रहे, एंट्री भी की, रहे, खाया पिया, तो एक बॉर्डर से आ गए। और कल सुबह का जो हम रखेंगे, अभी आप देखेंगे, ये इंडिया की तरफ से आ रही है। बस 1 किलोमीटर के बाद शहर ख़त्म है, फिर एक नदी है, उसका पुल है और फिर हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर के आसपास की सड़क अच्छी नहीं, लेकिन शहर में घुसते ही अच्छी है। खासतौर से इंडिया की तरफ तो अगले 10 किलोमीटर दुधवा नेशनल पार्क तक बहुत टूटा हुआ रोड है, जो हमारा गोरीफंटा बॉर्डर है वहाँ से शुरू होगा। तो चलो उसको भी करेंगे, वो सुबह की बात है। और ये इधर दूर तक ये चला जाएगा और फिर आगे नेपाल, जो आगे चाइना तक मिलता है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ रहूँगा, इसलिए अब आपको दिखा देते हैं और अपना रूम लेके चेंज करके आराम करेंगे। ये गाड़ी पार्क करने की इनकी सबसे अच्छी जगह है, अपनी रोड पर नहीं करनी है, साइड में काफ़ी अच्छी जगह है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 8 तारीख गुरु पूर्णिमा, गंगा स्नान, कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो आज गंगा स्नान भी होता है। और मैंने अपनी वापसी यात्रा नेपाल से शुरू कर दी है। लगभग 6:30 बजे बॉर्डर पार करके मैं इंडिया साइड में आ गया हूँ। जैसा मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ का 10 किलोमीटर रोड, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने रोड की रिपेयर क्यों नहीं की गई है। हालांकि जो आगे दुधवा की एंट्री हो जाएगी, ये भी जंगल का ही एरिया है, लेकिन दुधवा में चाहे रोड छोटी है लेकिन वो बनी हुई है। तो कम से कम ये आगे की 10 किलोमीटर की रोड भी बना सकते थे। देखिए कितने सारे बंदर सामने है आपके, तो जंगली जानवर, बहुत सारे बंदर। तो ये रोड नहीं बनाई हुई है,
जबकि इस बॉर्डर पार करके ये जो ट्रक भी खड़े हैं, इतने बड़े भारी भारी सामान लेकर जाते हैं, गैस के टैंकर ये लेकर जाते हैं, पेट्रोल लेकर जाते हैं नेपाल में सप्लाई के लिए, और सामान भी लेकर जाते हैं। इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे छोटे रोड पर चलना, एक दूसरे को साइड भी नहीं दे सकते। और ये 10 किलोमीटर इतना बेकार रोड, हालांकि रिपेयर का काम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगह टूटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, हमारे मिलिट्री की कुछ सशस्त्र बल, CRPF या BSF के भी जवानों की चौकियाँ हैं, और बॉर्डर के ऊपर कस्टम की भी चौकी होती है और जवानों की भी। यहाँ तक पहुँचना, और जैसे ही नेपाल में शुरू होता है उनका रोड बहुत बढ़िया शुरू हो जाता है। मैंने बताया उनके लिए मेन शहर होगा ये, और हमारे लिए चूँकि दुधवा नेशनल पार्क है तो बस्ती आबादी तो है नहीं 10 किलोमीटर में। जो आखिरी आबादी बताया वो गोरी फटका जगह है, वहाँ तक लोग रहते हैं। एक बाजार लगता है वहाँ पर, जहाँ से नेपाल के लोग आते हैं और सस्ता सामान खरीद कर जाते हैं। आएगा वो जगह बॉर्डर से 4 किलोमीटर पहले बाजार लगता है, और वो सिर्फ नेपालियों के लिए ही लगता है, क्योंकि बाकी हमारी आबादी इधर कहीं नहीं है। और उधर से इंडिया से जो भी दुकानदार है उनकी दुकानें एक मार्केट सी स्थायी, पूरे टाइम ही वो दुकान सी लगती रहती है, तो ये लोग आते हैं और सामान लेकर जाते हैं। लेकिन अब यात्री बस भी कितनी सारी खड़ी हुई थी, या टूरिस्ट बस टाइम में भी अभी भी कम से कम 10 अच्छे वॉल्वो टाइप की बस और ट्रांसपोर्ट की सरकारी बस भी खड़ी हुई थी। इतनी बसों के लिए ये चलना, अभी देखना बंदर कितने हैं। एक आम आदमी तो पैदल पार नहीं कर सकता अगर ये अटैक करेंगे तो। ठीक है, हमारे पास गाड़ी, हम थोड़ा सुरक्षित हैं। ये है बिल्कुल जंगल, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं नेपाल के जो धनगढ़ी तक पहुंचा हूँ इंडिया से चलकर, वो मेरा 575 किलोमीटर हो गया, 575। और आज मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम दिल्ली आज पहुंच जाऊं, चाहे रात के 11 बजे। तो 575 किलोमीटर कवर करना का मतलब है कि 14 घंटे की ड्राइविंग, 14 घंटे की ड्राइविंग। अभी सबसे पहले तो ये टूटा रोड निकल जाए, 10 किलोमीटर के करीब होगा, फिर दुधवा नेशनल पार्क, कीड़ा रोड है छोटा, वो निकल जाए, यानी कि एक बार पलिया पहुंच जाए, जो हमारा मेन शहर है, पहला मेन शहर नेपाल की तरफ से जाता है तो पलिया, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है, सुनने में छोटा लगता है, एक तरह से बेस कैंप है दुधवा का। कि कोई दुधवा के लिए आएगा तो दुधवा में ठहरने की जगह नहीं है, आप आइए दिन में घूमिए, सफारी कीजिए, एलिफेंट सफारी, जीप सफारी, और फिर शाम को रुकना तो पलिया जाकर रुक सकते हैं। उसके बाद तो आप आगे कहीं भी जा सकते हैं, आपका डेस्टिनेशन लखीमपुर खीरी रुक सकते हैं, मैलानी रुक सकते हैं, कुटार एक जगह है, कुटार, पूरनपुर, पीलीभीत से पूर्णपुर आते हैं, फिर कुटार आते हैं, फिर मैलानी आते हैं, फिर पलिया आते हैं। देखिए हमारी सीमा के जवान भी हैं, बहुत शानदार डोगी लिए घूम रहे हैं। अब लगभग दुधवा की रेंज स्टार्ट होगी। तो चलिए, आज का मैंने बता दिया 575 पे शुरू किया है किलोमीटर से, लगभग इतने ही किलोमीटर मुझे वापस जाना है। इसका मतलब 14 घंटे की ड्राइविंग करनी होगी लगातार, बीच में नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे, देखते हैं पहुंच पाते हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मैं अलीगढ़ या आगरा के रेंज में पहुंच जाऊंगा तो फिर तो रात में भी ड्राइविंग हो सकती है। तो अंधेरे से पहले 6-7 बजे तक अपने रेंज में पहुंच जाए, दिल्ली की रेंज में। दिल्ली की रेंज ये है जहाँ मेरा देखा हुआ एरिया, यानी कि मैं अलीगढ़ पहुंच जाऊं या आगरा तक पहुंच जाऊं, तो फिर बुलंदशहर होते हुए खुर्जा
होते हुए दिल्ली आराम से जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो यात्रा पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। सबसे ये वो बाज़ार है जो मैंने बताया कि नेपाल के लोगों के लिए इंडियन मार्केट लगती है। आपको दिखाता हूँ घुमा के। ये 4 किलोमीटर वहाँ से है और ये इनका पूरा बाजार है। यहीं पर ये लोग रहते हैं। अब इतनी दुकानों की साफ सफाई करके पूरे टाइम मार्केट लगाएंगे और जो भी नेपाल के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और अपना सामान लेकर जाते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। इनकी दुकानें हैं, ये यहीं सोते हैं, यहीं पर काम करते होंगे। काफ़ी लंबी मार्केट है ये साइड में। तो चूँकि वापसी में आज मेरे लंबा रास्ता है तो बहुत ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए रुकेंगे नहीं और ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मैं अब रोड से हट के आ गया हूँ तो मैं वापस करता हूँ और चलता हूँ। ये बाज़ार है, बहुत लंबा है। चलिए, थैंक यू। तो अभी हमने नेपाल की तरफ से दुधवा नेशनल पार्क की जो रोड है जो PWD की बनाई होती है उसमें प्रवेश कर लिया। तो रोड ये भी छोटी है लेकिन ये कम से कम बनी हुई है और यहाँ से गाड़ी आराम से गुजर सकती है। और मैंने बताया फॉरेस्ट एरिया की एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम अच्छी बनी हुई है। लेकिन पिछले 10 किलोमीटर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बॉर्डर तक। तो अभी जब हमने रेंज में किया तो वहाँ से लिखा हुआ था बॉर्डर पर कि पलिया जो कि इसका बेस कैंप रहेगा वो 30 किलोमीटर है और लखीमपुर खीरी जो कि एक मेन शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, इसी खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये दुधवा नेशनल पार्क है, तो वो 101 किलोमीटर है। तो मुझे पलिया तो पहुंचना ही होगा। उसके बाद कल लखीमपुर खीरी से आए थे, आज भी उसके पास से ही गुजरेंगे लेकिन एक दूसरे रूट से ही जाएंगे। और फिर लखीमपुर खीरी से मैं दिल्ली के लिए छोटा रूट ना लेते हुए, क्योंकि पर्पज़ है कि नई जगह देखना, तो वापिस शाहजहाँपुर की तरफ ना जाकर सीतापुर की तरफ जाएंगे और सीतापुर से हरदोई की तरफ, यानी एक तरह से लखनऊ के पास से हम गुजरेंगे। फिर हरदोई से देखते कि कौन सा रास्ता लें। फर्रुखाबाद की तरफ से जा सकते हैं, वहाँ से एटा जा सकते हैं, फिर अलीगढ़ या बदायूं की तरफ से भी जा सकते हैं। क्योंकि बदायूं भी मेरा देखा हुआ है, सैसवान, बदायूं, डिबाई, नरोरा, एटॉमिक पावर प्लांट और बुलंदशहर, ये सब देखें तो बेटर रहेगा कि लखीमपुर खीरी से सीतापुर, सीतापुर से हरदोई, हरदोई से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से एटा होते हुए अलीगढ़ की तरफ जाए। लेकिन चलिए, आज सुबह का नज़ारा मैंने दिखा दिया। रेंज में अभी पूरी तरह से घुसे नहीं है लेकिन लगभग वही खाली एरिया आ गया। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू साथियों। अभी जो सुबह मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो देखिए प्रकृति का क्या अवरोध पैदा हो सकता है। हम दुधवा रेंज में आए और अभी एंट्री ही किया था, मेरे पीछे से अभी 100 मीटर दूर भी 4-5 बड़े ट्रक निकल कर गए हैं। इस सामने एक गाड़ी खड़ी है जो कि नेपाल के लिए सवारी छोड़ के आई है, बेंगलोर से सवारी लेके आती है और अब ये पलिया जाएगी। और पीछे 50 मीटर पर हमने क्रॉस किया, इधर से कुछ गाड़ी आ रही है और 1 मिनट में देखते देखते हमारे सबके सामने ही ये इतना बड़ा पेड़ वहाँ से शुरू हुआ। आप इन पेड़ों की लंबाई देख सकते हैं कितने ऊंचे पेड़ है। ये थोड़ा सड़क के किनारे था और अकेला पेड़ गिरते गिरते और पूरा रोड ब्लॉक हो गया। पेड़ की भी इतनी लंबाई है कि कहीं भी छोटी सी जगह भी नहीं बची है कि कोई गाड़ी निकल जाए। बस ये है कि मोटरसाइकिल के जो लोग हैं वो आके और मोटरसाइकिल को नीचे से निकाल कर वो लोग पार कर पा रहे हैं। और ऐसे में पैदल के लिए भी एक जगह है, आवाज़ थोड़ी, पैदल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन हम जो गाड़ी वाले लोग हैं
अब ये समझो 2-3 घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि इधर दुधवा रेंज के जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो काम करेंगे, वो 8-9 किलोमीटर है, वहाँ तक सूचना पहुँचेगी। यहाँ फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता कि फ़ोन से कोई बात कर ली जाए, और जो पीछे की रेंज है उसमें ये एरिया में आता नहीं है। तो अब यहाँ से कोई लोग गए हैं मोटरसाइकिल पे, जो वापस गए हैं वो सूचना देंगे, फिर डिपार्टमेंट के लोग आएंगे। पेड़ को काट के ही मुझे नहीं लगता कोई क्रेन आएगी, एक कट में ही 2 कट में हटा के साइड में कर देगी। मुझे लगता है इसके कई छोटे छोटे टुकड़े करके मैनुअली वो काम होगा, और तब ही हम जा पाएंगे। तो जो आज एक प्लान था कि बहुत दूरी तय करनी है, अब सब कुछ यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ से कितने बजे फ्री होते हैं। लेकिन चलिए, जब निकले हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, परिस्थिति के लिए तैयार हैं कि कोई भी ऐसी बाधा आ सकती है। अकेले आए थे, दुधवा रेंज देख लिया, और अब यहाँ रुकने का मौका मिलेगा। अभी बहुत सारी पब्लिक भी आ गई है, तो एक नई घटना घटे जो आपको दिखाएंगे। थैंक यू। दूसरी एक और विशेष बात बताता हूँ। अभी ये जो बस गई है पीछे बॉर्डर तक होके आई है, 10 किलोमीटर दूर, पलिया से आई थी, नेपाल की सवारी थी। तो सुबह जब ये बस जा रही थी तो टाइगर आ गया सड़क पर। काफ़ी देर खड़ा रहा, बस दूर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे घूमता हुआ जंगल में चला गया। जहाँ पर ये पेड़ गिरा इससे थोड़े आगे की बात है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जंगल से कोई शेर भी आ जाए। और जब बस जैसी चीज़ में सुरक्षित है तो कोई ऐसे डर की बात नहीं होती है। जंगल है, यही संभव है कि कभी भी टाइगर दिख सकता है, रोड पर आ सकता है। लेकिन अब हम कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए यहाँ फंस जाएंगे। देखिए कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, कोई भी गिरता है तो पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। जी चलिए, थैंक यू। साथियों, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ शारदा बैराज पर। आप देख पाएंगे ये बैराज बनी हुई है, शानदार, काफ़ी बड़ा चौड़ा इसका पाट है, घाट है। और ये अभी जब मैं आया हूँ दुधवा नेशनल पार्क से, तो निधासन होते हुए मैं आया हूँ, और निधासन से लखीमपुर खीरी की तरफ ये रोड जा रहा है। मैंने दूसरा रोड लिया, चाहे थोड़ा लंबा रहा, लेकिन निधासन से लखीमपुर खीरी अभी 25 किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी यहाँ से, तो इस बैराज के पास मैं आया हूँ। सोचा रास्ते का भी थोड़ा सीन कवर हो जाए, ताकि लगे टूर पर आए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, रोड बड़ा अच्छा है, खुला है और खाली है। बहुत बड़ी नदी ये होगी जिस पर ये बैराज बनाया गया है। इस बैराज का नाम है शारदा बैराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज काफ़ी समय वेस्ट हो गया। एक दुधवा नेशनल पार्क में पेड़ गिर गया था, उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। 1 घंटा वहाँ खड़े रहे, फिर बाद में वो खुला होगा, किसी ने बताया 1 घंटे के बाद खुल गया। लेकिन हमने एक दूसरा रूट लिया, वहाँ से मुझे 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया, और मैं शायद उनके साथ ही आगे पहुँच पाया। चलिए, टूर पे निकले हैं तो कुछ ना कुछ नया होगा, अलग भी होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज लंबा रास्ता है, तो मंजिल दूर है। ठीक, थैंक यू।
2022 है। और जैसा आपको मालूम है कि मैं 6 नवंबर को एक टूर पर गया था। अचानक ही 2 छुट्टियां बीच में मिल गई और बीच में एक वर्किंग डे था, तो उसका CL लिया तो वो एक कंप्लीट छुट्टी में चेंज हो गया और अचानक दुधवा नेशनल पार्क और नेपाल का टूर प्लान हो गया, जो कि बड़ा एडवेंचरस रहा। एडवेंचरस इस सेंस में कि एक तो आप अकेले जा रहे हैं, अकेले, कोई आपसे बात करने वाला नहीं, कोई साथ देगा, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो भी संभालने वाला नहीं, और साथ में ये भी नहीं पता कि पूरा दिन आप चुपचाप बैठे हैं और खाली ड्राइविंग कर रहे हैं। दूसरा 15 साल पुरानी अल्टो जो अगले 1.5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ऐसी पुरानी गाड़ी के साथ आप जा रहे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा रहा। और सीधा यहाँ से अगर मैं आपको रूट बताऊँ, कभी चलना हो दिल्ली को हम बेस मान लें तो दिल्ली से हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला, अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए आप बरेली पहुँचे, जो कि लगभग 250 या 270 किलोमीटर के आसपास है। फिर वहाँ से आप पीलीभीत जा सकते हैं। पीलीभीत से भुवनपुर है, वहाँ से फिर टुकार है, वहाँ से मैलानी है, और पलिया इसका बेस कैंप है। पलिया मान सकते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क के बीच में एक अच्छा शहर है जहाँ आपको सारी फैसिलिटी, होटल, रहने के लिए सब कुछ मिलता है। वहाँ रुक के 10 किलोमीटर जाए, दुधवा घूम के आए। और दुधवा की डेट मैं बता देता हूँ कि 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक खुलता आम पब्लिक के लिए। उसके बाद बारिश की वजह से बंद होता है, जो बाद में 15 नवंबर तक खुलता है। और कोई भी नेशनल पार्क हो, चाहे जिम कॉर्बेट पार्क हो, घूमने का सबसे अच्छा सही सीज़न होता है चिल्ड सर्दी का मौसम, जनवरी या दिसंबर हो। उसका कारण यह है कि फिर जानवर, जंगली जानवर धूप सेकने के लिए बाहर निकल कर आते हैं, जहाँ छुपे होते हैं वो बाहर खुले में आके धूप सेकते हैं और आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए अब जाहिर है कि 15 नवंबर था नहीं तो खुला नहीं था। फिर भी हमारे लिए तो एक देश का नया हिस्सा देखना, मैं यूपी के इस पार्ट में कभी गया नहीं था, और दुधवा नेशनल पार्क बाहर से देखना वो जंगल ही होता है, बस जानवर। तो लक है कि आपको बाहर से दिखाई भी दे या ना भी दे, हो सकता है अंदर जाके भी ना दिखाई दे। हालांकि एलिफेंट सफारी भी होती है, जीप सफारी भी होती है, और 2-3 घंटे के जंगल में घूमना होता है। मे भी हो सकता है वो हो या ना हो। तो फिर पलिया पहुंचकर आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि पलिया पहुंचकर जब आप दुधवा नेशनल पार्क जाए, पलिया से 10 किलोमीटर है, अंदर 2-3 घंटे घूम के, तो आप पलिया आके ना रुककर आगे नेपाल बॉर्डर है, 20-28 किलोमीटर बोलते हैं। यह अलग बात है कि जंगल का रास्ता तो फिर भी ठीक है, सड़क है कुल 15 फीट चौड़ी, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बताया चौड़ी सड़क नहीं बना सकते। लेकिन आगे का 10-1 किलोमीटर की रोड टूटी हुई है। मुझे लगता नहीं कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा किया, और कहते अगले 10-15 साल से ये ऐसी ही पड़ी हुई है। लेकिन अगर एक बार आप बॉर्डर पार करते हैं, और नेपाल का शहर है धनगढ़ी, इतना सुंदर सड़क है, इतनी चौड़ी चौड़ी हाईवे हैं उस शहर के, और वो शहर भी बहुत लंबा, 10 किलोमीटर लंबाई तक उस रोड पर फैला हुआ है। साइड में बाज़ार भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको एक दूसरे देश का नाम और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो वो करके आप आ जाइए। और धनगढ़ी रुकिए, एक दिन नेपाल में भी रुकिए, अच्छा लगेगा। नेपाल की वैसे भी करेंसी यहाँ से बहुत सस्ती है कि उनका 160 रुपये हमारे 100 रुपये के बराबर है, तो उससे और थोड़ा उनको आपको सस्ता भी पड़ेगा। फिर वहाँ से कल का जो चार्म रहा कि मैं कल पूरे 630 किलोमीटर चला हूँ, और अकेले लगभग 16.5 घंटे मैंने ड्राइविंग किया, जिसमें मैं 1.5-2 घंटा बीच में कहीं रुका हूँगा। एक बार लंच किया, एक बार चाय पी, वरना तो 14-15 घंटे हमने ये चला। तो खैर एक टूर कंप्लीट रहा। जैसे पहले एक बार हुसैनी वाला में अकेला चला गया था, फिरोजपुर बॉर्डर 500 किलोमीटर, ये उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा। और 3 दिन में 1200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। और तीसरे दिन सुबह ये मेरे अपने स्कूल में आके, चौथा दिन आज अपना स्कूल 7:30 बजे आके मैंने संभाल लिया था, क्योंकि स्कूल 8 बजे का। तो 3 दिन सफ़र में रहना, थकावट फील नहीं करना, अकेले इस टूर पर जाना, 15 साल पुरानी गाड़ी में, और एक बिल्कुल नए एरिया में, यहाँ तक कि दूसरे कंट्री तक घूम के आना, तो ज़िंदगी भर के लिए एक यादगार रहने वाला लम्हा है, पल है। दोस्तों को बताएंगे, बच्चे भी देखेंगे, और जब तक जान है तब तक जहान है। शरीर ठीक है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो जो भी हम शौक पूरे कर पाए, खासतौर से पहाड़ों में ट्रैकिंग के, पहाड़ों में चलने के, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर कहीं सांस फूलेगा, सूखा होगा, फिर वो आप कर नहीं पाएंगे। तो
तो यही सोच के कि जब तक इच्छाएं हैं अपनी पूरी कर सकते हैं, शरीर के साथ वो कर लेनी चाहिए। तो बहुत शानदार टूर रहा, जिसमें मैं एक दिन लखीमपुर खीरी में ठहरा और बरेली से जाते हुए फिर मेरा तो रूट ये है कि मैं बरेली से पीलीभीत ना जाकर शाहजहाँपुर चला गया और शाहजहाँपुर से फिर लखीमपुर खीरी, तो 200-300 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। अगर खाली दुधवा जाना है और नेपाल जाना तो बरेली से पीलीभीत, पूरनपुर, टुकार और ये अपना पलिया जो बताया था, तो वहाँ का ही टूर ठीक रहता। मेलिना एक जगह बताई, लेकिन बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।